Hello students, this is Abhishek Karma and you are watching our channel Study Class. स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कि जॉब कार्ड कैसे बनता है और अनएम्प्लॉयमेंट अलायंस यानी कि बेरोजगारी भत्ता क्या होता है? सो हे गाइस, मैं हूं अभिषेक वर्मा। आप देख रहे हैं यूट्यूब पे एमपी बोर्ड का सबसे बेस्ट चैनल स्टडी क्लास, जहां आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 16 रूरल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम का सेकंड वीडियो लेक्चर। जी हां स्टूडेंट्स, ये हमारा सेकंड और आखिरी वीडियो लेक्चर होने वाला है इस चैप्टर का। और इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे जॉब कार्ड की, सोशल ऑडिट की, साथ ही साथ अनएम्प्लॉयमेंट अलायंस की और इस नरेगा यानी कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के इंपॉर्टेंस की। और इतने ही टॉपिक से पूरा चैप्टर एंड हो जाएगा। और यही टॉपिक से बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, यानी यहां पर आपके पास 4 नंबर गेन करने का मौका है। कम से कम 4 नंबर आप बोर्ड एग्जाम में ले पाएंगे। तो चलिए क्या है वो देखते हैं। स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर करने की। जी हां स्टूडेंट्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फटाफट पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रख दीजिए। और अगर आप इस चैप्टर के हैंड रिटन पीडीएफ फॉर्म में नोट्स चाहते हैं, एजुकेशनल न्यूज वीडियोस लेक्चर चाहते हैं, तो आप अभी डिस्क्रिप्शन में जाइए, इस वीडियो के लिंक मिलेगी आपको टेलीग्राम की, उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको सारे हैंड रिटन नोट्स और अदर प्रकार के वीडियोस और एजुकेशनल न्यूज भी सब वहां मिल जाएगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रख दीजिए। तो चलिए बिना किसी और देरी के शुरू करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, जॉब कार्ड, सोशल ऑडिट और अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं कि नरेगा में या मनरेगा में जॉब दी कैसे जाती है, कैसे वर्क प्रोवाइड होता है, और तो और जो काम दिया जाता है, जहां पर काम करना होता है, उस वर्क साइट पे कौन सी सुविधा मिलती है, यानी काम करने का पीने के पानी की सुविधा है या नहीं है, इस प्रकार की सुविधाओं की बात हम करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट की जॉब कैसे दी जाती है, तो किसी भी व्यक्ति को अगर नरेगा में जॉब करनी है, तो हम बात कर चुके हैं पहले भी कि क्या करना पड़ता है कि उस व्यक्ति को ग्राम पंचायत में जॉब कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ता है। जी हाँ, तो जॉब कार्ड मिलता किसे है, तो कुछ शर्तें हैं, जैसे कि अगर आप किसी ग्राम पंचायत में रह रहे हैं, यानी उस गांव में रह रहे हैं, उस ग्राम पंचायत के मेंबर है, यानी कि आपके पास राशन कार्ड है, तो आप उस ग्राम पंचायत के मेंबर हैं। और अगर आप उस ग्राम पंचायत के मेंबर हैं तभी उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, जैसे आप किसी गांव में रहते हैं और आप जॉब मांगने दूसरे गांव के ग्राम पंचायत में जा रहे थे, ये पॉसिबल नहीं है। आप सिर्फ अपने गांव के ग्राम पंचायत में जॉब मांग सकते हैं। और जब अप्लाई करेंगे तो आपको जॉब कार्ड मिलेगा। और जॉब कार्ड उन्हीं को मिलता है जो एडल्ट होते हैं, यानी 18 साल 21 साल के ऊपर होते हैं, उन्हीं को मिल सकता है। जी हाँ स्टूडेंट, एडल्ट मेंबर्स को ही मिलता है। और एक फैमिली में 100 दिन की जॉब यानी 100 डेज की जॉब मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, किसी फैमिली से 2 लोगों ने अप्लाई किया है तो दोनों को 100 दिन की जॉब नहीं मिलेगी, दोनों को 50-50 यानी कि हाफ हाफ बटेगा। यानी जितने एडल्ट होंगे, जितने अप्लाई करेंगे, उनको 100 में से बांट दिया जाएगा, यानी 100 डेज से ज्यादा जॉब नहीं दी जाती। अगर क्राइटेरिया बदलता है, जैसे कि मनरेगा आ गया, कुछ सालों बाद 100 डेज की जगह 150 डेज कर दिया गया है, 180 डेज भी कर दिया गया है कुछ डिस्ट्रिक्ट में, तो वो बटेगा, यानी कि जितने एडल्ट मेंबर्स होंगे उनमें बांटा जाएगा, अगर फैमिली के एक ही है तो। और तो स्टूडेंट, सबके पास जॉब कार्ड होना अनिवार्य है। और जो भी व्यक्ति अप्लाई कर रहा है जॉब के लिए, उसे अनस्किल्ड लेबर यानी मजदूरी वाला काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो पढ़ा लिखा व्यक्ति है और वो अप्लाई करता है और वो बोलता है कि मुझे पढ़े लिखे वाली जॉब चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। आपको सिर्फ मजदूर वाली, अनस्किल्ड लेबर वाली जॉब मिलेगी जिस व्यक्ति ने अप्लाई किया है उसे, क्योंकि यह एक अनस्किल्ड लेबर वाली जॉब है, रूरल एरियाज वालों के लिए जॉब है। तो ये हो गई कुछ नियम और शर्तें उनके लिए जो अप्लाई करते हैं नरेगा में, तो उन्हें इस मेथड से, इस तरीके से, प्रोसीजर से जॉब दी जाती है, यानी कि प्रोसीजर टू प्रोक्यूर वर्क, काम देने का तरीका। अब हम बात करते हैं कि फैसिलिटीज प्रोवाइडेड ऑन वर्क साइट, यानी काम करने की जगह पर किस प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं। सबसे पहले सुविधा की क्लीन वाटर, सेफ ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल होगा मजदूरों के लिए। साथ ही साथ मजदूरों को थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए छांव की जगह शेल्टर भी अवेलेबल होगा, टेंट लगा के या पेड़ के नीचे कोई भी ऐसी जगह बनाई जाएगी जहां पे वो काम करते हुए थक जाए। अगर मान लीजिए गड्ढा खोदते हुए, रोड बनाते बनाते, मिट्टी उठाते उठाते थक जा रहे हैं, तो थोड़ा सा रेस्ट कर लें। और तो और उन्हें लंच की सुविधा भी मिलेगी, यानी अपने घर से टिफिन लाते हैं तो उसे खा सकते हैं वहां पर। खाना गवर्नमेंट नहीं देगी, लेकिन वो अपना खाना लाएंगे तो लंच की छुट्टी उन्हें जरूर मिलेगी। और तो और स्टूडेंट्स, जो भी व्यक्ति अगर काम करते वक्त चोटिल हो जाता है, उसे चोट लग जाती है, एक्सीडेंट होता है, तो उसका इलाज कराने का, उसका पूरा खर्चा, ट्रीटमेंट की पूरी जिम्मेदारी कौन देता है? गवर्नमेंट। जी हाँ, वो गवर्नमेंट की तरफ होती है। और भी वर्किंग फैसिलिटी, जैसे काम करते वक्त एक्सीडेंट होता है या डेथ होती है तो उसका बीमा भी करवाया जाता है इंश्योरेंस की, डेथ होने के बाद उसकी फैमिली को पैसे भी मिलेंगे। ये सारी चीजें की जाती हैं। और तो और इसमें वर्क सिर्फ पर्सन की एबिलिटी को देख के दिया जाता है, यानी कोई अगर बुजुर्ग व्यक्ति है 50 साल का, 55 साल का, और उसने नरेगा में अप्लाई किया है तो उसे बहुत भारी काम नहीं मिलेगा, यानी पर्सन को देखकर काम मिलता है। अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति है तो उसे थोड़ा कम मेहनत का काम मिलेगा, या कोई यंग है, कोई 23 ईयर, 25 ईयर, 30 ईयर्स का है, अच्छा
हट्टा कट्टा मजबूत है, हेल्दी पर्सन है, तो उसे थोड़ा हार्ड काम मिलेगा, यानी कि पर्सन का हेल्थ कंडीशन देके उसे वर्क दिया जाएगा। तो ये सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, ये सारी सुविधाएं मिलती हैं कहां पर, नरेगा स्कीम में, काम करने की जगह पर। तो ये स्टूडेंट्स हो गए दो फैसिलिटी की बात हमने कर दी, दो चीजों की, कि काम कैसे दिया जाता है और कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड होती है। बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बहुत ज्यादा आता नहीं है, बट अगर आ गया तो इससे पढ़ाया गया है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे सबसे मेन टॉपिक की, जो कि है जॉब कार्ड। जॉब कार्ड यानी कि वो कार्ड जिसके बेस पर आपको आपके ही गांव में जॉब मिल सकती है, रोजगार मिल सकता है। तो चलिए देखते हैं ये क्या होता है जॉब कार्ड। तो स्टूडेंट्स अगर हम जॉब कार्ड की बात करें तो जॉब कार्ड वो कार्ड होता है, यानी कि बिल्कुल राशन कार्ड की तरह, जिसमें आपके सारे इंफॉर्मेशंस, आपके परिवार से संबंधित जानकारी, आप उस परिवार के सदस्यों की संख्या, परिवार में जो भी मेंबर्स हैं उनकी एज, ये सारी चीजें दर्ज होती हैं। और जिस भी व्यक्ति को जॉब चाहिए होती है उसी के नाम का जॉब कार्ड बनता है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है जॉब कार्ड। जॉब कार्ड इज इशूड टू द रजिस्टर्ड फैमिलीज। जी हाँ, जो भी परिवार ग्राम पंचायत से रजिस्टर्ड होंगे, जैसे आप अभी किसी ग्राम पंचायत में रहने जा रहे हैं, कहीं बाहर से आए किसी और गांव में रहने जा रहे हैं, तो आपको उस गांव के ग्राम पंचायत में रजिस्टर करवाना होता है, आपका राशन कार्ड बनता है और उस राशन कार्ड में आपकी सारी जानकारी होती है। ठीक उसी प्रकार से यदि आप किसी ग्राम पंचायत में रहते हैं और आप वहां पर जॉब चाहते हैं, तो आपको उस गांव की ग्राम पंचायत में अपनी फैमिली को रजिस्टर्ड कराना होगा, यानी बताना होगा कि मेरे फैमिली में इतने मेंबर्स हैं, उनकी उम्र इतनी है, और वो लड़का है, लड़की है, वाइफ है, जो भी है बताना पड़ता है। और साथ ही साथ अपने ये बारे में जानकारी कि आप क्या करते हैं, आपकी इनकम कितनी है, आपके पास जमीन जायदाद खेत कितना है, सारी इंफॉर्मेशंस लिखी जाती हैं। उसके बाद अगर आपको अप्लाई करना है कि आपको जॉब चाहिए, तो गवर्नमेंट आपके नाम से जॉब कार्ड इशू कर सकती है। और ये इशू होता है बीपीएल सर्वे के आधार पर, यानी कि आप बीपीएल यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। यानी आपने देखा होगा कि गरीबों के लिए जो योजनाएं होती हैं, जो गरीबी रेखा एक होता है, बीपीएल लाइन बोलते हैं उसको, बीपीएल कार्ड या फिर बिलो पॉवर्टी लाइन बोलते हैं। गरीबी रेखा यानी जो कुछ जिनके पास लैंड होता है, खेत घर होता है, थोड़ा सा ज्यादा, मतलब इतना ज्यादा भी नहीं कि अमीर हो जाए, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा होता है गरीबों से कम, कि उनकी इनकम थोड़ी ज्यादा होती है, 80,000 1 लाख के ऊपर इनकम होती है, तो वो गरीबी में नहीं आते, वो एपीएल में नहीं, वो एपीएल में आते हैं, अबव पॉवर्टी लाइन। और जो इनसे कम कमाते हैं वो बीपीएल में, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे। तो अगर आपका नाम बीपीएल सर्वे में आता है और आपकी इनकम कम है लाख रुपए से, 80,000 से 75,000 से, तो आप बीपीएल की लाइन में आएंगे और आपका जॉब कार्ड बन सकता है। तो चलिए देखते हैं। जॉब कार्ड इज इश्यू टू द रजिस्टर्ड फैमिलीज, उन्हीं परिवारों को मिलेगा जो रजिस्टर्ड होंगी, जिनका नाम लिखा होगा ग्राम पंचायत की लिस्ट में, in which all the information relating the family is given, in which all the information related to the family is given। परिवार से संबंधित सभी जानकारियां, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, परिवार में सदस्यों की संख्या, कितने मेंबर्स हैं, उनकी एज क्या है, उनका जेंडर क्या है, उनका ऑक्यूपेशन, वो क्या काम करते हैं, सारी बातें उसमें लिखी जाती हैं। उसके बाद ग्राम पंचायत उसी के आधार पर जॉब कार्ड बनाती है और जॉब देती है। जॉब कार्ड जो होता है वो 5 इयर्स के वैलिड होता है, यानी एक बार जॉब कार्ड बन गया तो 5 साल तक वैलिड रहेगा। उसमें 5 साल के लिए जॉब करने की उसमें पूरे कॉलम्स भरे होंगे। जैसे कि आप 5 साल जॉब करेंगे तो कॉलम में एंट्री होती जाएगी, यानी 5 into 100 500, यानी 500 कॉलम्स होंगे, और फिर जॉब कार्ड जो एक्सपायर हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको नया जॉब कार्ड मिलेगा अगर आपको जॉब चाहिए तो, ठीक है। इट इज इशूड ऑन बीपीएल सर्वे, जो जॉब कार्ड मिलता है वो बीपीएल सर्वे है, यानी गरीबी रेखा, बिलो पॉवर्टी लाइन के सर्वे के आधार पर मिलता है। यानी अगर आप बीपीएल लाइन में आते हैं, गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, तो आपको जॉब कार्ड जरूर मिलेगा। तीसरा, चेंजेस रिलेटेड टू द कार्ड इज मेड बाय ग्राम पंचायत। जॉब कार्ड में अगर कोई भी परिवर्तन करना है, मैनिपुलेशन करना है, उसे चेंज करना है कि जॉब 5 इयर्स के लिए नहीं 6 इयर्स के लिए वैलिड हो, या फिर उस परिवार के व्यक्ति को 100 दिन की नहीं 150 दिन की मिलेगी, कुछ भी ऐसा होगा तो ये सब कौन करेगा चेंजेस? ग्राम पंचायत करेगी। जी हाँ। एक्सपायर्ड कार्ड कैन बी रिन्यूड बाय पंचायत विद इन 1 मंथ। अगर आपका जॉब कार्ड एक्सपायर हो जाता है, 5 साल पूरे हो गए हैं, आपको उसके बाद भी जॉब चाहिए, तो आपको उस जॉब कार्ड के एक्सपायर होने के 1 महीने के अंदर ही अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? ग्राम पंचायत में फिर से एप्लीकेशन देके एक नया जॉब कार्ड मिल जाएगा। और तो स्टूडेंट, यदि आपका जॉब कार्ड गुम हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है, या मैनिपुलेट खराब हो जाता है, तो आपको नया कार्ड बनवाया जा सकता है। आपको जो प्रिस्क्राइब फीस होगी, यानी ग्राम पंचायतों ने फीस रखी होगी कि अगर जॉब कार्ड गुम जाने पर 25-30 रुपए में नया जॉब कार्ड बना के दिया जाएगा। तो इस तरह से आपको फीस भरनी पड़ती है, ज्यादा से ज्यादा 25, 30 या 40 रुपए लगते हैं और नया जॉब कार्ड बन जाता है। तो ये सारी सुविधाएं जॉब कार्ड में उपलब्ध कराई जाती है। और गौर करने वाली बात स्टूडेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इंप्लॉयमेंट, नरेगा में इंप्लॉयमेंट जॉब उसे ही मिलेगी जिसके पास जॉब कार्ड होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए, बोर्ड एग्जाम में आ सकता है ऑब्जेक्टिव्स में, कि नरेगा के अंडर, मनरेगा के अंडर उसी पर्सन को जॉब मिलती है जिसके पास क्या होता है? जॉब कार्ड होता है। जॉब कार्ड कौन बन जाता है? तो ग्राम पंचायत जॉब कार्ड बनाती है। और किसका बनता है? तो रजिस्टर्ड फैमिलीज की और एडल्ट मेंबर के नाम का जॉब कार्ड बनता है।
तो ये बात हो गई जॉब कार्ड की। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस यानी कि बेरोजगारी भत्ते की। ये बेरोजगारी भत्ता क्या होता है? तो स्टूडेंट देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस यानी कि बेरोजगारी भत्ता। तो ये बेरोजगारी भत्ता क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस क्या है, उसकी बात कर लेते हैं। इफ ए पर्सन डज नॉट गेट वर्क विद इन 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन ही और शी इज इंटाइटल्ड टू अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। यानी कि कोई व्यक्ति अगर जॉब चाहता है, उस व्यक्ति को जॉब चाहिए, उसने ग्राम पंचायत में एप्लीकेशन डाली, उसके पास जॉब कार्ड है, वो ग्राम पंचायत में रजिस्टर्ड है और उसे चाहिए जॉब, तो एप्लीकेशन देता है, लेकिन ग्राम पंचायत उसे 15 दिन तक जॉब ही नहीं दे पाती है। ठीक है, अप्लाई करने के 15 दिन के अंदर अगर उसे जॉब नहीं मिलती है, उस व्यक्ति को क्या मिलेगा, काम नहीं मिलेगा, डायरेक्ट पैसे मिलेंगे काम के बदले में। जी हाँ, उसे ही अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस यानी कि बेरोजगारी भत्ता देते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट हमारी जो ग्राम पंचायत होती है, गवर्नमेंट होती है, उसके बाद दो ऑप्शन है, या तो लोगों को जॉब दे दे, उन लोगों को जिनके पास जॉब कार्ड है नरेगा के अंडर, या फिर उन लोगों को उस जॉब के बदले मिलने जो पैसे थे बिना काम के ही पैसे देने पड़ेंगे, तो या तो काम करवाइए या फिर डायरेक्टली पैसे दे दीजिए। तो इसे ही अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस यानी बेरोजगारी भत्ता बोलते हैं। ठीक है, ये तभी मिलेगा जब व्यक्ति अप्लाई करे। गवर्नमेंट सबको नहीं देगी, जिसके पास जॉब कार्ड है और जॉब कार्ड होने के बाद उस व्यक्ति ने अप्लाई किया जाके कि हाँ मुझे जॉब चाहिए, मेरे पास जॉब नहीं है, मेरे पास जॉब कार्ड है, मैं रजिस्टर्ड फैमिली हूं और मुझे जॉब चाहिए, तो अगर ऐसा बोलने के बाद एप्लीकेशन देने के बावजूद ग्राम पंचायत उसे जॉब नहीं दे पाती है तो बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। और तो स्टूडेंट्स, ये जो बेरोजगारी भत्ता मिलता है वो 100 डेज से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि जॉब कितने दिन की मिलती है, 100 डेज। काम करता है तब भी कितना पेमेंट मिलता है, 100 डेज का ही, और काम नहीं कर रहा है तब भी पेमेंट कितना मिलेगा, 100 डेज का ही। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्टूडेंट मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को 20 दिन या 30 दिन की जॉब मिली 30 डेज की 100 में से, और बाकी दिन ग्राम पंचायत जॉब नहीं दे पाई, तो उसे अनएम्प्लॉयमेंट कितना मिलेगा, 70 डेज का, क्योंकि 30 दिन का काम कर चुका है, उसका पेमेंट मिल चुका है। तो ऐसा नहीं है कि फिर से नया 100 डेज का, जी नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर उसने 50 दिन काम किया तो 50 दिन की जॉब मिलेगी या 50 दिन का उसे पैसा मिल जाएगा अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस के थ्रू। तो इसी तरह से होता है। ठीक, इट विल नॉट टू बी मोर देन 100 डेज ऑफ वेजेस। जो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस बेरोजगारी भत्ता मिलेगा 100 दिन से ज्यादा का नहीं मिल सकता। ठीक है, 0 दिन भी काम मिला तो 100 दिन का ही जॉब रहेगा, 100 दिन का पेमेंट मिलेगा। ठीक, इफ ए पर्सन रिमेन्स एब्सेंट ऑन वर्क फॉर ए वीक और मोर एक हफ्ते या एक हफ्ते से ज्यादा कोई व्यक्ति एब्सेंट हो जाता है बिना बताए, बिना किसी परमिशन के ग्राम पंचायत में से, ग्राम पंचायत वाले उसने एप्लीकेशन डाला हुआ कि मुझे जॉब चाहिए, और फिर जब जॉब का टाइम आता है ग्राम पंचायत उसे जॉब देती है, लेकिन फिर भी वो आ नहीं पाता है, ग्राम पंचायत में जाता ही नहीं है, अब्सेंट रहता है बिना बताए, बिना किसी परमिशन के, तो अगले 3 महीने तक वो जॉब मांगेगा तब भी उसे जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि ग्राम पंचायत ने जब बुलाया तो उसे जॉब नहीं मिली, वो जॉब के लिए आया ही नहीं, तो गवर्नमेंट जो है वेट नहीं कर सकती, तो वो उस व्यक्ति की गलती होती है, उसे अगले 3 महीने तक कोई जॉब नहीं मिलेगा और बेरोजगारी भत्ता भी नहीं मिलेगा। फिर आइए 3 महीने बाद फिर जॉब कीजिए, उसके बाद बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, काम रहा तो। ठीक है, तो इस तरह की कंडीशंस होती हैं, तो यही कंडीशंस अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस में फॉलो की जाती है। फिर से बता देते हैं अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस क्या है, डेफिनेशन तो आप देख पा रहे हैं, लेकिन अगर आपको हम अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस बताएं कि अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस क्या है, तो इफ ए पर्सन इज अनेबल टू फाइंड वर्क विद इन 15 डेज ऑफ हिज एप्लीकेशन, अगर कोई व्यक्ति अप्लाई करता है ग्राम पंचायत में और 15 दिन के भीतर उसे जॉब नहीं मिलती, तो उसे क्या मिलेगा, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस यानी बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारे सारे नोट्स जॉब कार्ड और अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। अगर बोर्ड एग्जाम में आता है तो आपको 3 मार्क्स के लिए बिल्कुल इसी तरह लिखना है, एक ऑब्जेक्टिव आ जाएगा और 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पॉज करके नोट्स लिख लीजिए, और अगर आप पीडीएफ फॉर्म में नोट्स चाहते हैं तो फटाफट हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहां आपको नोट्स मिलेंगे। स्टूडेंट्स, प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं इस तरह के और भी एजुकेशनल वीडियोस बनाकर लाऊं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहते हैं इन चैप्टर्स की, तब भी आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी। आप सोशल साइंस का पेपर का रिव्यू देखना चाहते हैं जो 2020 में आया था, वो पेपर का रिव्यू आपको मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर का, और बाकी सभी चैप्टर्स के वीडियोस हमारे चैनल पे प्रेजेंट है। सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वीडियो को देख लीजिए, चैनल की प्लेलिस्ट चेक कीजिए, उसमें भी सारे वीडियोस मिल जाएंगे, और अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा लोग देखेंगे, चैनल ज्यादा ग्रो होगा, मैं आपके लिए और भी वीडियोस ला पाऊंगा, मोटिवेट होऊंगा, मुझे और भी ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए इस तरह के कंटेंट बनाने की। तो ये हो गया अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस और जॉब कार्ड। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सोशल ऑडिट के बारे में कि सोशल ऑडिट क्या होता है। सो स्टूडेंट्स, जॉब कार्ड और अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस यानी कि बेरोजगारी भत्ते के बारे में पढ़ लेने के बाद अब हम बात करते हैं कि ये सोशल ऑडिट क्या होता है और उसका इंपॉर्टेंस क्या है। साथ ही साथ हम देखेंगे कि नरेगा में कौन कौन से काम दिए जाते हैं करने के लिए, और इस नरेगा का इंपॉर्टेंस क्या है, इस योजना का क्या महत्व है। तो चलिए देखते हैं। स्टूडेंट, सोशल ऑडिट यानी कि सामाजिक जानकारी रखना, छानबीन रखना, नजर बनाए रखना। जी हाँ, अक्सर आप देखते होंगे, छोटा सा एग्जांपल हम आपको बताते हैं आपके ग्राम पंचायत का। आप किसी गांव के अगर पर्सन है तो आपने देखा होगा कि गांव का जो सरपंच होता है वो गांव के सारे डेवलपमेंट वर्क को कैरीड आउट करता है, यानी गांव में रोड बनाना है, नाली बनानी है, सड़क बनाना है,
वाटर टैंक, पानी की सप्लाई सब कुछ करना है तो उसके लिए पैसा लगता है। और ये सारा पैसा कौन देता है? गवर्नमेंट देती है। किसको? सरपंच को। ग्राम पंचायत में आता है और ग्राम पंचायत का जो सरपंच होता है, उप सरपंच होता है, सचिव होते हैं, सारे मिलकर पैसे निकाल कर उस पैसे से लोगों के लिए रोड, डैम, बिल्डिंग बनाते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स क्या हो अगर गवर्नमेंट जो है 5 करोड़ पैसे भेजे डेवलपमेंट के लिए और सरपंच ने 2 करोड़ रुपए खुद अपने पास रख लिए और 3 करोड़ का रोड बना दिया, बाकी काम कर दिया, तो 2 करोड़ का उसने क्या कर दिया? करप्शन कर दिया। और ये बात तब पता चलेगी जब लोग नजर रखेंगे कि कितना पैसा आया, कितने पैसे खर्च हुए, कहां कहां खर्च हुए, सारी जानकारी रखी जाएगी तब। जी हाँ, यानी कि पीपल जब अवेयर होंगे। और ये पॉसिबल कब होगा? जब सोशल ऑडिट होगा, यानी छानबीन होती रहेगी, बार बार जो भी पैसे आते हैं उन पे नजर रखी जाएगी और कितने काम हुए इन सबका हिसाब किताब रखा जाएगा। इसे ही सोशल ऑडिट कहा जाता है। जी हाँ, सरपंच या उप सरपंच जो लोग भी हमारे गवर्नमेंट में हैं, जो हमारे लिए डेवलपमेंट के वर्क करते हैं, उनके ऊपर नजर रखना, उनके कामकाज का हिसाब किताब लेना, उन्होंने कितना डेवलपमेंट किया, क्या पैसे खर्च किए, सब कुछ हिसाब किताब लेना, यही क्या कहलाता है? सोशल ऑडिट कहलाता है। तो चलिए देखते हैं। ऑडिट इज ए प्रोसेस, एक प्रोसेस है अंडर विच ए चेकिंग इज कैरिड आउट, जिसमें चेकिंग की जाती है, यानी कि नजर रखी जाती है ऑफ द वर्क और स्कीम, कोई काम या फिर योजना, इंप्लीमेंटेड एंड एक्सपेंडिचर ऑन इट। जी हाँ, उस योजना को लागू करने में और उस योजना पे पैसे जो खर्च हुए हैं उसके ऊपर चेक करने पे, उस पे नजर रखने पे, हिसाब किताब करने की प्रोसेस को ही सोशल ऑडिट कहा जाता है। जी हाँ, सोशल ऑडिट से फायदा क्या है? अगर हम नजर नहीं रखेंगे तो सरपंच करप्शन कर सकता है, पैसे लेकर भाग सकता है या फिर गलत जगह खर्च कर सकता है, डेवलपमेंट रुक सकता है, करप्शन हो सकता है और लोगों को जॉब नहीं मिलेगी, कंट्री की डेवलपमेंट रुक जाएगी, उस एरिया के विलेज की डेवलपमेंट रुक जाएगी, लोगों का भला नहीं होगा और गवर्नमेंट के पैसे का नुकसान होगा, इकोनॉमी कमजोर होगी। ठीक है, इससे फायदा क्या है? सोशल ऑडिट करने से क्या हो सकता है उसका इंपॉर्टेंस देखते हैं। सबसे पहली बात, ट्रांसपेरेंसी स्कीम, जो भी योजना आती है उसमें पारदर्शिता आ जाती है, यानी कि गवर्नमेंट ने अगर 100 डेज का इंप्लॉयमेंट बनाया है नरेगा तो उसमें पर डे 100 रुपीज मिलेंगे। ये ट्रांसपेरेंसी स्कीम में कब आएगी? जब उसके नियम कानून को जानेंगे, उसके ऊपर नजर रखेंगे, हिसाब किताब रखेंगे, यानी कि सोशल ऑडिट करेंगे तब। जी हाँ। दूसरा, मोर पार्टिसिपेशन ऑफ कॉमन पीपल, इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन होगा। अभी तो आप बहुत सारे गांव में क्या होता है, सरपंच कितना काम कर रहा है, क्या पैसा आया, कहां खर्च किया, कोई हिसाब किताब नहीं रखता, लोगों को इंटरेस्ट तक नहीं होता, लोग जानते भी नहीं है कि सोशल ऑडिट नाम की भी कोई चीज होती है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, अगर सोशल ऑडिट करेंगे, सरपंच के ऊपर नजर रखेंगे, उससे जांच पड़ताल करेंगे, उससे हिसाब किताब लेंगे तो पता चल जाएगा उसने कितनी गलतियां की हैं, कितना करप्शन किया है, कितने पैसे का गबन किया है, कितना डेवलपमेंट वर्क किया, वो कितना ईमानदार है, कितना बेईमान है, ये पता चल जाएगा। तीसरा, रियलाइजेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर हम नजर रखेंगे किसी काम पर तो उस व्यक्ति को जिम्मेदारी का एहसास होता है। अगर हम सरपंच के काम पर नजर रखेंगे तो ग्राम पंचायत और सरपंच अपने आप ईमानदारी से काम करेंगे, क्योंकि उनको पता है अगर उन्हें करप्शन किया तो लोग उन पर नजर बनाए रखे हैं, सोशल ऑडिट कर रहे हैं और वो पकड़ में आ जाएंगे, तो लोग जिम्मेदारी से काम करते हैं। रियलाइजेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। चौथा, अवेयरनेस अमॉन्ग पीपल, लोगों के अंदर भी जागरूकता आती है, भले ही करप्शन ना हुआ हो लेकिन जांच पड़ताल करने से ये तो पता चल जाएगा कितने पैसे आए थे, कितने पैसे खर्च हुए, और लोगों को इसके बारे में जानकारी रहेगी, जागरूक रहेंगे कि हाँ सरपंच भाई अच्छा काम कर रहा है। अगर ईमानदार है तो सब पता चलेगा, दिखेगा कि उसने इतने पैसे खर्च किए, इतने पैसा आया है, इतना रोड बनाया है, और उसकी ईमानदारी का पता चलेगा और अगले इलेक्शन से हेल्प मिलेगी और लोगों में भरोसा उठेगा। लोग क्या कर सकते हैं, उसको और चुनाव में जिता सकते हैं और देश का डेवलपमेंट, गांव का डेवलपमेंट कर सकता है बढ़िया से। ठीक, मेक्स स्कीम मोर इफेक्टिव, और गवर्नमेंट की कोई भी योजना को ज्यादा इफेक्टिव बनाने का काम यही करती है। कोई भी योजना गवर्नमेंट ला तो देती है, गवर्नमेंट बहुत अच्छे काम करती है, पर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो करप्शन करते हैं और गवर्नमेंट की योजनाओं को लागू नहीं होने देते। तो अगर सोशल ऑडिट होगा तो योजनाएं अच्छे से लागू होंगी, सरकार की हर स्कीम इफेक्टिव बनेगी और लोगों को उसका पूरा फायदा मिलेगा, देश का, गांव का, सबका विकास होगा, डेवलपमेंट होगा। तो ये फायदे हैं सोशल ऑडिट के। चलिए स्टूडेंट, अब हम जान लेते हैं कि इस नरेगा काम में कौन कौन सा काम मिलता है, कौन से वर्क किए जाते हैं नरेगा के अंडर और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो चलिए देखते हैं, वर्क्स टेकन अप अंडर स्कीम, इस नरेगा योजना में, स्कीम में कौन कौन से काम किए जाते हैं। तो सबसे पहला, कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, जो भी वाटर रिसोर्सेज होंगे, नहर होगा, कुआं होगा, तालाब होगा, उनकी खुदाई की जाएगी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने की सुविधा बनाई जाएगी, यही सब काम कराए जाते हैं गाँव में। दूसरा, ऑफोरेस्टेशन या प्लांटेशन, पेड़ लगवाए जाते हैं ताकि इन्वायरमेंट को अच्छा हो, डेवलपमेंट हो, बारिश ज्यादा हो, फिर खेती भी अच्छी हो, ये सब। तीसरा, कैनल्स और इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, नहर खोदने का काम, नहर की साफ सफाई का काम, दूसरे इरिगेशनल प्रोडक्ट जैसे कि डैम बनाना, रिजर्वायर बनाना, तालाब की साफ सफाई, ये सब काम इसमें दिए जाते हैं। चौथा, लैंड डेवलपमेंट वर्क, जमीन का डेवलपमेंट करने के लिए, यानी खेतों में मेड़ बनाना, यानी खेतों में बाउंड्री बनाना ताकि उससे क्या हो, खेत की मिट्टी ना बहे, सॉइल इरोजन ना हो,
रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो सके, ये सब काम। और पांचवा फ्लड कंट्रोल प्रोग्राम्स, बाढ़ नहीं आनी चाहिए, नदी के पास बांध बनाना, नदी अगर कहीं से कट गई है, वहां से मिट्टी हट गई है तो वहां पर मिट्टी डालकर उसे भरना, ताकि जब बारिश आए या नदी में पानी बढ़े तो बाढ़ ना आ जाए, खेतों में ना घुस जाए पानी एक्स्ट्रा। तो ये सब वर्क किए जाते हैं। अब इसका फायदा क्या मिलता है, नरेगा जैसी स्कीम रहेगी, मनरेगा जैसी स्कीम रहेगी तो क्या फायदा होगा, लोगों को जॉब मिलेगी, सबसे पहली बात जॉब अपॉर्चुनिटी, रोजगार का मौका मिलेगा। दूसरा रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, अब जॉब मिलेगी तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो गरीबी दूर होगी। तीसरा डेवलपमेंट वर्क होगा, और काम जो ये सारे होंगे, इन कामों से क्या होगा, डेवलपमेंट ही होगा, रोड बनेगा, नाली बनेगी, डैम बनेंगे, बिल्डिंग बनेंगे, प्लांटेशन करेंगे, तो डेवलपमेंट ही तो होने वाला है देश का और उस गांव का। साथ ही साथ डेवलपमेंट इन रूरल इकोनॉमी, और रूरल एरियाज की इकोनॉमी में डेवलपमेंट होगा। जी हाँ, ग्रामीण क्षेत्रों में लोग गरीब रहते हैं, गांव में अक्सर गरीबी देखने मिलती है, लेकिन इस तरह के स्कीम्स से क्या होगा, नरेगा जैसी स्कीम से क्या होगा, गांव की गरीबी दूर होगी। तो स्टूडेंट्स, ये बात की हमने सोशल ऑडिट की, साथ ही साथ नरेगा के इंपॉर्टेंस और उसके अंडर लिए जाने वर्क्स की। सो स्टूडेंट्स, आप इस चैप्टर के नोट्स चाहते हैं, पीडीएफ न्यूज सब कुछ चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के लिंक को ज्वाइन कीजिए। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, लिंक को ज्वाइन कीजिए, हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहां आपको तरह तरह के एजुकेशनल न्यूज, वीडियो लेक्चर्स और इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे, साथ ही साथ हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। आप इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पॉज करके लिख भी सकते हैं, लेकिन प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जी हाँ, देखने से पहले इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए मत कीजिए, लेकिन अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी नॉलेज मिल सके, वो भी आसान तरीके से पढ़ाई कर सकें इस लॉकडाउन में भी। जी हाँ, ताकि कई लोगों का फायदा हो सके, फ्री एजुकेशन और अच्छा एजुकेशन मिल सके। तो प्लीज प्लीज नॉलेज शेयर कीजिए, नॉलेज शेयर करने से ही नॉलेज बढ़ता है। तो आप इतनी हेल्प करेंगे तो किसी को एजुकेशन लेने में, नॉलेज लेने में बहुत मदद होगी, उसका फ्यूचर क्रिएट हो सकता है बढ़िया। तो चलिए स्टूडेंट्स, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। सो स्टूडेंट्स, आप इसी तरह के और भी एजुकेशनल न्यूज, वीडियो लेक्चर्स और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, हम हर जगह हैं। तो स्टूडेंट, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। आई होप वीडियो लेक्चर आपको पसंद आएगा, पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा, और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रख दीजिए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो लाऊं तो फटाफट उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप वीडियो मिस नहीं कर पाए। और तो स्टूडेंट्स, यदि आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज प्लीज इसे शेयर कर दीजिए, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले और दूसरे लोगों को भी बहुत नॉलेज मिल सके इस पढ़ाई का। तो चलिए स्टूडेंट, इस तरह से देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास, यू आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। पीस।